आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं और ये रही आज की हाइलाइट्स। इस्माइल हानिया के बड़े बेटे ने बाप की मौत से हटाया एक बड़ा पर्दा, एक नई जानकारी दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर डाला प्रेशर, कहा गजा में सीज फायर जरूरी। इजराइल को उम्मीद ईरान ने किया हमला तो अमेरिका देगा जबरदस्त जवाब। दोहा में चल रही सीज फायर की बातचीत से हमास ने किया किनारा, नई शर्तों के लागू होने से कहा डील अब मुमकिन नहीं। वेस्ट बैंक में आतंक मचा रहे सेक्टर्स को फलस्तीनी लड़ाकों से मिल रहा कड़ा मुकाबला। चाइना ने अमेरिका को कहा दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा, और रूस ने किया यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान, पूरी की पूरी यूनिट को किया गिरफ्तार। आप सभी का खैर मकदम है, मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं रात 10 बजे का शो दुनिया भर की खबरें। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे कि कुछ दिक्कतें हैं, लिहाजा आप उस सबको दरकिनार करते हुए सिर्फ खबरों पर ध्यान बनाइए, क्योंकि आज बहुत अहम खबरें हैं। जितनी हेडलाइंस में बताई उससे कहीं ज्यादा है। सबसे पहले वो खबर जो शायद आपके पेशेंस को आजमा रही हो कि इस्माइल हानिया के बड़े बेटे ने आखिरकार क्या कहा है। इस्माइल हानिया ने बिल्कुल सटीक जानकारी, इस्माइल हानिया के बेटे ने बिल्कुल सटीक जानकारी दी है कि उनके वालिद कैसे मारे गए, कैसे उनका कत्ल हुआ, किस वजह से हुआ और कहां पर स्ट्राइक हुआ है उनके। तो अब जरा खबर को, ये खबर सबसे तफसील से सुना रहा हूं, इसे सुनिएगा। इसके बाद बहुत अहम खबरें हैं। हानिया के बड़े बेटे ने नई इंफॉर्मेशन रिवील की है अपने वालिद के कत्ल के बारे में। ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने अभी खबर दी है और इसके बारे में उन्होंने, इनका नाम अब्दुल सलाम हानिया है। आप इन्हें बीच में देख रहे होंगे, क्लीन शेव ये बैठे हुए हैं। अब्दुल सलाम हानिया हैं और ये हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ रहे इस्माइल हानिया के बड़े बेटे हैं, जिनका पिछले महीने की रात 31 जुलाई या 1 अगस्त की रात जो है कत्ल कर दिया गया था ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में। अब्दुल सलाम ने एक जो इन्फॉर्मेशन अल अरेबिया चैनल से शेयर किया, अब जरा उसे गौर से सुनिएगा। इस्माइल हानिया के बेटे अब्दुल सलाम हानिया, इन्होंने कहा कि हमारे फादर, हमारे वालिद एक मिसाइल अटैक में शहीद हुए हैं। हमारे वालिद का कत्ल मिसाइल अटैक में हुआ है और ये हुआ है उनके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। मोबाइल फ़ोन की वजह से इस्माइल हानिया मारे गए, ये क्लियर हो गया, खुद इस्माइल हानिया के बेटे ने बता दिया। अब सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इट वॉज अ गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल, जो गाइडेड मतलब यूँ समझिए ना, गाइड, बिल्कुल उसे बता दिया गया। रास्ता नहीं होता, गाइड हमें बताता है, तो गाइडेड रास्ता बताने वाली, पूरा कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्शन सब बता देने वाले उसमें फिट हो जाते हैं। उसे बिल्कुल उसके सॉफ्टवेयर को कमांड मिल जाती है कि यहाँ पर जाना है, इस कोऑर्डिनेट पर, इस जगह पर, इस पान के खोखे, इस बिल्डिंग के शीशे, इस कोने पर हिट करना है, तो वो जाती है, तो अपने बिल्कुल टारगेट पर जाती है। तो गाइडेड मिसाइल थी जिससे वो मारे गए और उनके विच ही प्लेस, और इट वाज अ गाइडेड मिसाइल दैट ट्रैक्ड हिज मोबाइल फ़ोन। और इस गाइडेड मिसाइल ने उनके मोबाइल फ़ोन को ट्रैक किया था और रात में वो अपने मोबाइल फ़ोन को अपने सर के करीब रखकर सोए थे इस्माइल हानिया। और यानी इसका मतलब हानिया के सर पर जाकर मिसाइल ने सीधा स्ट्राइक किया है। आप समझिए क्या हुआ होगा, मैं नहीं बोलना चाहता। इसीलिए इस्माइल हानिया की बॉडी को किसी ने नहीं देखा। क्या हुआ होगा जब गाइडेड मिसाइल जाकर फोन के पास, सर के पास टकराई होगी या सर से टकराई होगी, यू कैन इमेजिन इजीली। और वो इतनी मिसाइल होगी साइज में कि वो उस इंसान को नुकसान करे या उस कमरे को, पूरी बिल्डिंग को नहीं, और आसानी से वो घुस भी जाए उस बिल्डिंग में, कोने आतरे में। तो ये एक डायरेक्टली हिट था, अब्दुल सलाम हानिया ने बताया, और उन्होंने कहा विच इज प्ले इट वाज अ डायरेक्टली हिट। अब्दुल सलाम ने ये कहा कि उनके जो ये सारी इन्फॉर्मेशंस और बातें झूठी हैं, जिसमें ये कहा जा रहा था कि 2-2.5 महीने पहले कोई बॉम्ब लाकर प्लांट किया गया था, जो एक वेस्टर्न थ्योरी आई थी, जिसे हमने भी बताया था। हमारा काम खबर छप रही है बताना है, लेकिन वो थ्योरी वेस्टर्न थी। इजराइल ने भी उस पर ईमान लिया है ताकि हम पाक हो जाएं। 2-2.5 महीने पहले कहा गया कि IRGC की लोगों की मदद से रखा गया होगा, क्योंकि वही उनके ज़ेरे निगरानी ये पूरी बिल्डिंग थी। खैर, ये वहाँ पर गया और इस बिल्डिंग में गाइडेड मिसाइल से उनके फ़ोन के पूरे सिग्नल को टैप करते हुए वहाँ पहुँची और उसने हिट किया। इसके बारे में एक और ये है जानकारी कि 10:15 बजे, रात 10:15 बजे, ही रिवील्ड दैट हिज लेट फादर हैड यूज्ड हिज फोन कॉन्स्टेंटली द डे, नोटिंग ही इवन यूज्ड इट एट 10:15 PM ऑन द नाइट ही वॉज मर्डर्ड। रात 10:15 बजे भी उन्होंने अपना फ़ोन यूज़ किया था, जिसके बाद वो शहीद हो गए। यानी 10:15 बजे इस्माइल हानिया ने जिससे भी कॉल की थी,
उस वक्त जैसे ही उनकी लोकेशन ट्रेस हुई होगी उस कॉल से, उसके बाद वो मिसाइल अपने ठिकाने से चली और अपने निशाने पर जाकर लग गई। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं आपको बस क्योंकि इस्माइल हानिया के हवाले, उनके बेटे के हवाले से खबर थी, तो बस इतना काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं। पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंसी अर्जेस एक्शन अगेंस्ट सेटलर क्राइम्स टू हॉल्ट इजराइल अग्रेशन। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, पैलेस्टीनियन राष्ट्रपति जो है, उनके दफ्तर ने ये बात कही है कि जो है प्लीज़ आप लोग जो हैं सेटलर्स को संभालिए, किस तरीके के ये लोग जो क्राइम्स कर रहे हैं और जो जराइम अंजाम दे रहे हैं वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, ये एक अग्रेशन का रूप दिख रहा है। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना इससे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। एक और मिडिल ईस्ट मॉनिटर में अपडेट ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजरायली ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट जो है उससे उस पर प्रेशर किए डाला है कि आप गज़ा में फ़ौरन सीज़ फायर डील करें। और ये अनादोलू के हवाले से, अनादोलू जो तुर्की की एजेंसी है उसके हवाले से मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने, मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने, माफ़ कीजिएगा, ये खबर छापी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार ये चाहती है कि गज़ा में सीज़ फायर हो जाए। ये सरकार चाहती है कि टू स्टेट थ्योरी जो है वो अमल में आए, फ़लस्तीन एक अलग देश बने। यही गवर्नमेंट इजराइल को हथियार भी देती है, वही हथियार जो उन गज़ा के लोगों पर बरसते हैं जिनके लिए सीज़ फायर चाहती है हुकूमत, जिनके लिए टू स्टेट चाहती है। असल में एक मुल्क की कई पॉलिसीज़ होती हैं, और कुछ पॉलिसीज़ जो होती हैं वो ठोस होती हैं, जैसे वो हथियार भेजना। और ये पॉलिसीज़ जो होती हैं जिसमें अर्ज किया जाता है, अपील की जाती है, जंग रोक दीजिए, सीज़ फायर, ये डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ होती हैं। ये एक राष्ट्र होने के नाते करनी पड़ती हैं। खैर, दोनों तरह की खबरें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ओरिजिनल हैं, तो कहना पड़ेगी। भले कोई नाराज़ हो तो हो जाए, नाराज़गी के लिए खबर थोड़ी ना बनाते हैं। सच तो बोलना पड़ेगा ना। जो चिंदी चोर नहीं बोलते बैठ के चीख चीख के हिंदू मुसलमान करते हैं, तो हम बोलेंगे, ठीक है। इजराइल वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। इजराइल एक्सपेक्ट्स यूएस लीड कोलिशन टू स्ट्राइक इफ ईरान अटैक। इजराइल को उम्मीद है कि यूएस के जो अलाइड फोर्सेस हैं, उनके जो दोस्त हैं, चटिया है जो उनकी, वो मिलकर ईरान पर हमला करेगी अगर ईरान ने हमला किया इजराइल पर। हम जल्दी जल्दी अब खबरें पढ़ दे रहे हैं, पहली खबर में वक्त लगा। अब किसी भी खबर को हम बहुत ज़्यादा खींचकर आपको नहीं बताएंगे। हमास रिजेक्ट्स न्यू कंडीशंस सेट बाय इजराइल प्रपोज दोहा एग्रीमेंट। दोहा में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं अमन मुआहदे को लेकर गज़ा के लिए, उसमें जो न्यू कंडीशंस आई हैं, नई शर्तें आई हैं, उसको लेकर हमास बिफर गया, और बिफरना उसका लाजिम है, हक है उसका। उसने कहा कि नहीं, हम रिजेक्ट करते हैं उन नई शर्तों को, और अगर ये नई शर्तें कायम रहीं तो हम अपने आप को इस मुआहदे से पीछे खींच लेंगे, गज़ा में जंग जारी रहेगी। आप शर्तें पीछे खींचिए या हम खुद को पीछे खींच लेंगे। अभी वक्त दिया है, दूसरे दिन की बातचीत थी। 40,074 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं, ये अल जज़ीरा की हेडलाइन बताती है। और ये तादाद नहीं कहना चाहिए, माफ़ करें, लेकिन हकीकत है कि जब तक ये न्यूज़ आप देख रहे होंगे वो तादाद और बढ़ चुकी होगी। खैर, इसी में एक नीचे जो है वो नीचे एक बायलाइन है 26 मिनट अगो, जहाँ लिखा है नॉर्थ के इलाकों में, जो कब्ज़े वाले इजरायली इलाके हैं नॉर्थ के, वहाँ पर हिजबुल्लाह के रॉकेट बैरेज आए हैं, बरसात आई है, जमघट आया रॉकेट्स का, और कई जगह पर आग लग गई है। खैर, एक और हेडलाइन जो है अल-मायादीन की है, लोकल्स डिफेंड अगेंस्ट इजरायली रेड्स इन वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में जिस तरीके से इजरायली सेक्टर्स, वो कट्टरपंथी उग्रवादी, जो लुटेरे, चोर, बदमाश, गुंडे, छिनैत, डकैत, जो भी उन्हें कह लीजिए, वो सेटलर्स जो बाहर से लाकर इन फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर बसाए गए, वो इनकी घरों को आग लगा रहे हैं, इनकी गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को आग लगा रहे हैं, इन पर हमले कर रहे हैं, जिसकी मजम्मत अमेरिका तक कर रहा है। उनसे अब मुकाबला करना शुरू हो चुका है, और फ़लस्तीनी लड़ाके, जिन्हें टेररिस्ट कह दिया जाता है, वो इन छिनैत, डकैत, लठैत, इन गुंडों से मुकाबला कर रहे हैं, जिनको इजरायली फोर्सेस और वो सो कॉल्ड राष्ट्रपति महमूद अब्बास की जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो फोर्सेस वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, उन्हें रेजिस्टेंस मूवमेंट काउंटर कर रहे हैं। खैर, एक अल-मायादीन की और खबर है, चाइना कॉल्स यूएस बिगेस्ट न्यूक्लियर थ्रेट टू द वर्ल्ड। चाइना ने अमेरिका को पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी न्यूक्लियर थ्रेट बताया है, सबसे बड़ी, यूँ समझिए कि न्यूक्लियर खतरा बताया है।
امریکہ کو، کہا ہے کہ امریکہ کے پاس سب سے زیادہ بم ہے، اور یہ اس حالت میں ہے کہ کچھ لوگوں پر نیوکلیر جنگ تھوپ سکیں یا نیوکلیر جنگ جن کے کسی کے خلاف جو ہے شروع کر سکیں، یا ہمیشہ اس پوزیشن میں رہتے ہیں. تو امریکہ سے بڑی نیوکلیر تھریٹ پوری دنیا میں کوئی اور ملک ہے ہی نہیں. یوکرین کی آرمی نے سرنڈر کر دیا، ایک پوری کی پوری یونٹ نے سرنڈر کر دیا ہے رشین آرمی کے سامنے، اور یہ سب ہوا ہے کورسک ریجن. یہ وہی کورسک ہے جہاں پر ایڈوانس ہو رہی تھی یوکرینین فورس. لگ رہا تھا کہ روس کو جو ہے وہ گٹھری میں باندھ کے جو ہے کسی فقیر کی طرح جھولا اٹھا کر روانہ کر دیں گے یوکرینی علاقوں سے. ہم رشیا کے علاقوں میں گھس گئے، یوکرینی فورس نے کہا، اور کچھ حد تک کچھ کلومیٹرز قبضہ بھی لیے تھے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ روس کہہ رہا تھا آؤ آؤ آؤ، آنے دیا. اس کے بعد پھر جو ہے اس نے اپنا گیم کرنا شروع کیا ہے. خیر، ایک خبر یہ ہے دوستوں کہ آئی او ایف کے پاس یا آئی ڈی ایف کے پاس مال مسالے کی کمی ہو گئی ہے، اور یہ المعاہدین کی خبر یہ بتاتی ہے کہ کراؤڈ فنڈنگ ہو رہی ہے. اس کے لیے لوگوں سے چندہ مانگا جا رہا ہے، اور جو کٹر پنتھی ہیں، جو ساؤتھ ونگ گون ہیں، یا جو آئی ڈی ایف کی کارروائیوں سے بڑا مطمئن ہیں، غزہ میں جتنا قتل و غارت ہو رہا ہے، وہ لوگ خوب فنڈ جٹا بھی رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ باربیکیوز ہو رہے ہیں، میوزک فیسٹیول ہو رہا ہے، لوگ بلائے جا رہے ہیں، گوگل، گلو، ان سب کے لیے جو ہے یہ گیئرز جو ہوتے ہیں ملٹری میں گیئرز کہلاتے ہیں، ان سب کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. ہتھیار تو امریکہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھو ہم دوسروں کی آنکھیں پھوڑنے کا سامان دے رہے ہیں، اپنی آنکھوں میں تمہاری خون کی چھیٹ کسی کی نہ جائے یا دھول نہ چلی جائے، اس کے لیے چشمش میں انتظام خود کرو. تو یہ بھیک مانگی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر ایسی بحثیں چلتی ہیں کہ بھائی کراؤڈ فنڈنگ کو لوگ بھیک کہہ دیتے ہیں، بلکہ یہ ایک طریقے سے کہا جاتا ہے دیکھو ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، تم ہمارے لیے کچھ کرو. تو کراؤڈ فنڈ کیا جا رہا ہے. پیسے کی کمی، بہت بھاری کمی ہے اسرائیل میں اس وقت. آئی ڈی ایف کے پاس پیسے کی کمی، گولہ بارود نہیں ہے، فری میں آ رہا ہے، ورنہ تو یہ جنگ اب کی ختم ہو جاتی ہے. ٹینک وینک سب پھوٹ رہے ہیں. تو فی الحال جو ہے کچھ سیٹلرز نے ایک جیت علاقہ ہے ویسٹ بینک میں، وہاں حملہ کیا تھا. میں نے اس کی خبر آپ کو صبح دکھائی تھی. وہاں پر سیٹلرز کہہ کر گئے فلسطینیوں سے کہ وی ول کم بیک اینڈ کل یو، ہم واپس آئیں گے اور تمہیں مار ڈالیں گے، ہم تمہارا قتل کریں گے. سیٹلرز نے جت کے رہنے والے فلسطینی عربوں سے یہ بات کہی، یہ دھمکی کہی، اور لوگ وہاں خوف زدہ رہ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ ہتھیار نہیں رکھتے. یہ غزہ کی طرح جو ہے یہاں پر بہت زیادہ فورسز ایکٹیو بھی نہیں ہیں فلسطینیوں کی. یہ لوگ امن پسند لوگ ہیں، اپنی زمین پر مالکوں کی طرح ٹھسک سے رہ رہے تھے. لیکن اب یہاں سیٹلرز نے جو باہر سے چندی چور آئے ہیں، جو اگروادی آئے ہیں، انہوں نے انہیں دھمکانا، ان کو ڈرانا، ان کو لوٹنا شروع کر دیا ہے. اور گھروں میں یہ لوگ اس طریقے سے، جو ایک السٹریٹو امیج دکھائی بھی گئی ہے، یہ لوگ اس طریقے سے ڈر ڈر کے جینے کو مجبور ہیں. ایک بات اور ہے کہ یو ایس ناٹ امپارشل میڈیٹر وین یہ ایران نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جو امن کے مذاکرات میں امریکہ شامل ہو رہا ہے، وہ کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ وہ اسرائیل کو ہتھیار دے رہا ہے، اسرائیل کو بوم دے رہا ہے انہی فلسطینیوں کو مارنے کے لیے، اور وہ فلسطینیوں کے لیے سیز فائر کی بھی بات چیت میں شامل ہو کے اسے ہیڈ کر رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ امپارشل ہے ہی نہیں. پارشلٹی تو یہیں دکھتی ہے. آپ اگر امن کے پیروکار ہیں تو امن بم بندوقیں دے کے تھوڑی نہ آتی ہے. امن کے پھول بندوق کی نال سے نہیں نکلتے. آپ بندوق تو گولہ بارود سب دے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں نہیں پیسفلی رہو، پیسفلی رہو. کیا یار، دوغلے ہو ایک نمبر کے. پوتن انوائٹس پیزشکیان ٹو برکس سمٹ. پوتن نے ایران کے نئے راشٹرپتی مسعود پیزشکیان کو انوائٹ کیا ہے برکس سمٹ کے لیے، اور یہ ایک بہت فیوچر کی خبر ہے، اس لیے اس پر ہم زیادہ تذکرہ نہیں کریں گے کیونکہ برکس ایک بہت بڑا ایک منچ بننے جا رہا ہے جس سے آپ سمجھیے ویسٹ کو بڑا مسئلہ ہوگا. اچھا، اور ایک جو ہے ایک خبر یہ ہے کہ عراقی ریزسٹنس لیڈر نے کہا ہے کہ ہم جو ہے جو بھی میجرز ہیں وہ اپنائیں گے. یو ایس کی فورسز کو ہم کھدیڑ کر رہیں گے عراق سے باہری فوجوں کو جانا ہی ہوگا. ایک آخری خبر ارنا کے حوالے سے ہے کہ اسرائیلی اکنامی بری طریقے سے ڈوب رہی ہے. پچھلے 2 ہفتوں میں جب سے ایران سے اور لبنان سے بڑے حملے کا اندیشہ جتایا گیا ہے بدلے کا، تب سے بہت سے کاروبار ٹھہر گئے اسرائیل میں، اور 2 ہفتے سے یہ میلٹ ڈاؤن آ رہا ہے. خاص طور سے ٹورزم کا، فلائٹس کینسل ہو رہے ہیں، ہوٹل کینسل ہو رہے ہیں، لوگ نہیں آ رہے ہیں. بری طریقے سے کمر ٹوٹ رہی ہے اسرائیل کی. یہ تو ہونا ہی ہے. فی الحال یہ ہے کیو آر کوڈ جو آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا. ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے. کچھ دقتیں ہیں، سفر میں ہوں،
آپ سمجھ رہے ہوں گے. کہیں لائٹ وائٹ وغیرہ کچھ ساؤنڈ کی دقت تو مجھے معاف کر دیے گا. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو خبریں دیکھنی ہوتی ہیں, خبریں آپ کو مل رہی ہوں گی. جن لوگوں نے کل انتظار کیا, مجھے کئی لوگوں سے میسج ملے کہ میرے والد آپ کا انتظار کرتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں سر آپ کو. میں آپ کا بچہ ہوں, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اور لوگوں سے بھی جنہیں کل انتظار رہا, 2-3 دن میں سب صحیح ہو جائے گا. 2 دن بس مجھے اور دیجیے, ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے جنہیں واقعی انتظار ہے, جن کے لیے میں وہیں XYZ ہوں, جاؤ مجھے بھاڑ میں ڈالو, ٹھیک ہے. شکریہ, سلامت رہیے, خوش رہیے.